नमस्कार। पीके विद राकेश जंगिड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज अपने बात करेंगे टॉपिक नंबर 2 की कृत्रिम गर्भाधान। पहला टॉपिक अपने पशुपालन की शब्दावली और बेसिक परिचय है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपने टॉपिक नंबर 2 की बात करते हैं, कृत्रिम गर्भाधान। कृत्रिम गर्भाधान में क्या होता है कि मादा पशु के हीट में आने पर डॉक्टर द्वारा एक विशेष उपकरण, जिसे अपने गन बोल सकते हैं, कि विशेष उपकरण या गन की सहायता से मादा की जनेंद्रियों में नर का वीर्य छोड़ा जाता है और उसको गर्भित करवाया जाता है। उसे अपने कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। कृत्रिम गर्भाधान से अपने एक नर पशु से लगभग 1000 मादाओं को गर्भित करवा सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक प्रजनन विधि से अपने एक नर से 100 गायों को गर्भित करवा सकते हैं। ये वीर्य सेचन नली होती है, ये गुद्दा होता है, ये गुद्दा के अंदर डॉक्टर हाथ द्वारा कृत्रिम गर्भाधान करवाता है। ये योनि द्वार है। इसके बाद में अपने ये है क्रायोकेंजार। क्रायोकेंजार क्या होता है कि वीर्य को भंडारित करने के लिए एक ये ढोलकीनुमा जो संरचना है, इसके अंदर तरल नाइट्रोजन होती है जो -196 डिग्री सेल्सियस पर इसको भंडारित किया जाता है। अनंत समय तक या 10 से 15 साल तक अपने इसके अंदर भंडारित करते हैं और जब अपने ज़रूरत होती है तो डॉक्टर के द्वारा इसे निकाल कर अपनी मादा को, गाय या भैंस को गर्भित करवा सकते हैं। कृत्रिम गर्भाधान में एक मिनी स्ट्रा में 0.35 ml सीमन की मात्रा होती है। सीमन या वीर्य एक ही बात है। इसमें अपने जो एक स्ट्रा लेते हैं उसमें 0.35 ml वीर्य की मात्रा होती है। और भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान डेयरी फार्म मैसूर कर्नाटक में 1939 में शुरुआत की डॉक्टर संपत कुमार ने। भारत में सर्वप्रथम शुरुआत कब हुई कृत्रिम गर्भाधान की? 1939 में मैसूर कर्नाटक में डॉक्टर संपत कुमार ने की। सरकारी क्षेत्र में ये था, ये सरकारी क्षेत्र में नहीं हुई थी। सरकारी क्षेत्र में डॉक्टर पी भट्टाचार्य ने IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में 1942 में शुरुआत की। सर्वप्रथम 1939, उसके बाद में 1942। उसके बाद अपने विश्व की बात करते हैं तो विश्व में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान डॉक्टर स्पेलंजनी ने इटली में कुतिया पर है वो कृत्रिम गर्भाधान किया था 1780 में, सर्वप्रथम विश्व में। उसके बाद बात करते हैं 1943 में इलाहाबाद में कृत्रिम गर्भाधान से भैंस के एक बच्चा पैदा हुआ था जिसका नाम था प्रथम, और कृत्रिम गर्भाधान में अपने रेक्टोवेजाइनल या गुद्दा या योनि विधि काम में लेते हैं। कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए अपने कौन सी विधि काम में लेते हैं? रेक्टोवेजाइनल या गुद्दा या योनि विधि। वीर्य को अपने प्लास्टिक की नलियों में लेते हैं जिन्हें स्ट्रा कहते हैं। और अभी अपने देखा था कि एक स्ट्रा में वीर्य की मात्रा है वो होती है 0.35 ml। इसमें गाय और भैंस के लिए 0.5 से 2 ml और भेड़ और बकरी के लिए 0.5 से 1 ml वीर्य की मात्रा है वो भरते हैं। इस स्ट्रा को अपने -196 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर संग्रहित करते हैं और संग्रहित करने के लिए अपने जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं वो है क्रायोकेंजार सिलेंडर, जो आपको क्लास की शुरुआत में दिखाई थी फोटो। क्रायोकेंजार सिलेंडर है, इसमें क्या है कि तरल नाइट्रोजन होती है और इसका इस्तेमाल करते हैं। इस विधि में नर से एकत्रित वीर्य को 200 गुना तक पतला कर सकते हैं। पतला करने के लिए अपने अंडे से बना होता है योग साइट्रेट, तरल जो है वो योग साइट्रेट मिलाते हैं जिससे उसकी वीर्य की जो मात्रा है वो 200 गुना तक पतला करके कम वीर्य को अपने अधिक बना सकते हैं और अधिक से अधिक मादा को गर्भित करवा सकते हैं। उसके बाद अपने बात करते हैं वीर्य की पीएच की। वीर्य का पीएच मान होता है 6.5, जो होता है हल्का अम्लीय।
कृत्रिम गर्भाधान में वीर्य को मध्य ग्रीवा में छोड़ा जाता है। ग्रीवा के कौन से भाग में छोड़ा जाता है? गाय या भैंस के या भेड़ या बकरी के कृत्रिम गर्भाधान में अपने वीर्य को मध्य ग्रीवा भाग में छोड़ा जाता है और शुक्राणु होता है, उसकी जो निषेचन की शक्ति है वो गर्भाशय में, उसको शुक्राणु को जो निषेचन की शक्ति है वो गर्भाशय में गति के दौरान मिलती है। जब वो गर्भाशय में होता है तब इसे अपने कैप्साइटेशन क्षमता जैसे कैप्साइटेशन या क्षमता वर्धन कहते हैं। शुक्राणु है वो 24 से 30 घंटे मादा के जनन अंगों में जीवित रहता है। नर जो वीर्य में शुक्राणु होते हैं वो मादा के जनन अंगों में 24 से 30 घंटे तक जीवित रहता है। लेकिन पुटिका ये गाय का एक जनन अंग है, इसमें अंडाणु होता है जो वो 120 घंटे तक जीवित रह सकता है। शुक्राणु की जो जीवन काल अवधि है वो गाय के जनन अंगों में 24 से 30 घंटे है और गाय का अंडाणु पुटिका में 120 घंटे तक जीवित रह सकता है। और इसमें गाय के जनन अंग में शुक्राणु की विकास अवधि है वो 6 घंटे होती है। शुक्राणु की जो विकास अवधि है वो 6 घंटे होती है, लेकिन शुक्राणु है वो जीवित है वो 24 से 30 घंटे तक रह सकता है। उसके बाद अपने बात करते हैं कृत्रिम गर्भाधान से यौन संक्रमण रोग, गर्भपात जैसे रोगों से बचा जा सकता है। यौन संक्रमण जो रोग होते हैं कृत्रिम गर्भाधान से, वो उनसे अपने प्राकृतिक विधि में वो रोग है, वो यौन संक्रमित जो रोग है एक दूसरे पशु से फैलने में, जो निषेचन के समय जो रोग एक दूसरे पशुओं में फैलते हैं, अपने उन रोगों से बच सकते हैं। अगर गाय भैंस सुबह हीट में आती है अपने, तो उसको कृत्रिम गर्भाधान शाम के समय करवाना चाहिए। मतलब उसके 10-12 घंटे बाद में अपने, जब मादा है वो हीट में आती है उसके 12 घंटे बाद में अपने कृत्रिम गर्भाधान करवाना चाहिए। अगर आज सुबह अगर मादा हीट में आई है तो अपने कृत्रिम गर्भाधान कब कराएंगे? शाम को। तथा शाम को अगर आए तो उसे अपने अगली सुबह के समय कृत्रिम गर्भाधान करवाना चाहिए। कृत्रिम गर्भाधान विधि के जो चरण हैं उनकी अपने एक एक करके अभी बात करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप में बात करते हैं। तो सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान प्रक्रिया के चरण में सबसे पहले एक नर और उस पशु से 1 वर्ष में अपने 1000 से 2000 मादा को गर्भित करवा सकते हैं। अगर अपने वीर्य को एकत्रित कर रहे हैं किसी अच्छे सांड से, या गाय अपने गर्भित करवाने के लिए किसी अच्छे सांड से वीर्य को एकत्रित कर रहे हैं, तो एक नर से अपने 1000 से 2000 मादा को गर्भित करवा के इतना वीर्य एकत्रित कर सकते हैं। और अगर प्राकृतिक विधि से अपने सीधा अपने गाय को गर्भित करवा रहे हैं तो उसमें एक नर द्वारा 104 मादा को गर्भित करवा सकते हैं। इसीलिए इसमें 1000 से 2000। प्रथम चरण की बात करते हैं तो सबसे पहले अपने वीर्य को एकत्रित करना है। एकत्रित कैसे करेंगे? एकत्रित करने की बहुत सारी विधियां होती है, लेकिन अपने सर्वश्रेष्ठ जो विधि है वो है कृत्रिम योनि विधि। इसमें क्या है कि कृत्रिम योनि टाइप एक संरचना बनाई जाती है और उसमें नर के वीर्य को एकत्रित किया जाता है और कृत्रिम योनि का तापमान भी मेंटेन रखा जाता है ताकि वीर्य की क्वालिटी खराब ना हो और उसकी जो है क्वालिटी बनी रहे और इसकी जीवन क्षमता है शुक्राणुओं की वो भी बनी रहे। तो इसमें अपने कृत्रिम योनि का जो तापमान है वो भैंस में तो लेते हैं 39 डिग्री या 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। 39 डिग्री ये सेल्सियस में है और ये फ़ारेनहाइट में। और गाय में बात करते हैं तो अपने थोड़ा सा ज्यादा 41 डिग्री सेल्सियस और 106 डिग्री फ़ारेनहाइट रखा जाता है। भैंस में तापमान है वो कम रखा जाता है और गाय में थोड़ा सा ज्यादा रखा जाता है। और ये कृत्रिम योनि विधि है वो क्या है कि वीर्य को एकत्रित करने की विधि है और इसमें अपने तापमान रखते हैं 39 डिग्री और गाय में 41 डिग्री। उसके बाद अपने बात करते हैं वीर्य का परिरक्षण। अब अपने वीर्य को एकत्रित कर लिया, सबसे पहले क्या किया, अपने वीर्य को एकत्रित किया, तो अब अपने उस वीर्य की जांच करेंगे कि ये वीर्य अपने गाय को गर्भित करवाने के लायक है या नहीं, इसमें निषेचन की कितनी क्षमता है या शुक्राणुओं की कितनी मात्रा है। तो सबसे पहले करेंगे वीर्य का परिरक्षण। सबसे पहले बीबीसी टेस्ट करेंगे, ब्रोमाइड ग्लूकोस्टालेज। इस टेस्ट से अपने क्या होता है कि वीर्य की शुद्धता, वीर्य की जो प्योरिटी है,
प्योरिटी या शुद्धता है या उसकी पीएच, इन दोनों की अपने जांच कर सकते हैं, इनका परीक्षण कर सकते हैं। बीबीसी टेस्ट की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, ब्रोमाइड ब्लू क्रिस्टलेज। इस टेस्ट से वीर्य की शुद्धता और पीएच का परीक्षण करते हैं। वीर्य की पीएच होती कितनी है, तो 6.7 और अपेक्षिक घनत्व कितना होता है, 1.035। अपेक्षिक घनत्व और पीएच दोनों ध्यान में रखनी है, लेकिन भैंस के जो नर का पीएच है वो 7.4 होता है और ये है गाय का। गाय का जो नर होता है उसके जो वीर्य की पीएच है वो 6.7 और भैंस के नर की वीर्य की पीएच 7.4। उसके बाद में वीर्य का जो पीला रंग है वो किस कारण होता है, उसमें एक वर्णक होता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन के कारण वीर्य का जो रंग है वो पीला होता है और उसमें जो गंध आने का कारण होता है वो होता है एमीन्स। वीर्य में गंध आने का कारण होता है, ये वन लाइनर पॉइंट है जो आपको डायरेक्ट ऑप्शन में मिलेंगे। वीर्य का गंध आने का कारण एमीन्स और पीला रंग है वो राइबोफ्लेविन। जैसे अपने बात करते हैं, आगे अपने पढ़ेंगे, दूध का पीला रंग होता है तो कैरोटीन के कारण होता है, और वीर्य का पीला रंग है वो, जैसे अपने पढ़ते हैं कि दूध का पीला रंग है वो कैरोटीन के कारण होता है, दूध का जो सफेद रंग है वो कैसीन के कारण होता है। उसके बाद में सर्वाधिक जो गुणवत्ता युक्त या सर्वश्रेष्ठ जो वीर्य होता है वो गाढ़ा होगा और क्रीमी रंग का होगा। सर्वाधिक जो गुणवत्ता युक्त या सर्वश्रेष्ठ जो वीर्य होगा वो गाढ़ा और क्रीमी रंग का होगा। दूसरा टेस्ट करते हैं अपने MBR। पहला कौन सा किया, BBC ब्रोमाइड ब्लू क्रिस्टलेज। इसमें अपने वीर्य की पीएच और वीर्य की शुद्धता का परीक्षण किया था। लेकिन MBR टेस्ट है ये मिथाइल ब्लू रिडक्टेज है। इसमें शुक्राणुओं की संख्या और उनकी गतिशीलता ये सबसे जरूरी है। शुक्राणुओं की वीर्य में, अगर वीर्य में जितनी ज्यादा शुक्राणुओं की संख्या होगी उसमें उतना ही ज्यादा गर्भित करवाने की उसमें क्षमता होती है। और उसकी गतिशीलता, शुक्राणु की संख्या और गतिशीलता का परीक्षण करते हैं। शुक्राणु की जो गतिशीलता है वो 40% कम से कम होनी चाहिए। अगर अपने मादा को गर्भित करवा रहे हैं तो अपने जो वीर्य उसमें यूज ले रहे हैं कृत्रिम गर्भाधान में, उसमें शुक्राणुओं की जो गतिशीलता है वो कम से कम 40% होना आवश्यक है। उसके बाद में अपने वीर्य का तनुकरण करते हैं या उसको अपने पतला कर रहे हैं। एकत्रित किए गए वीर्य को अपने 200 गुना तक पतला कर सकते हैं, 200 गुना तक। और उस 200 गुना तक पतला करने के लिए अपने काम में लेते हैं एग योग साइट्रेट, ट्राइयोल या ग्लिसरॉल या साइट्रिक अम्ल। ये तीन चीज अपने काम में, एग योग साइट्रेट या ट्राइयोल ग्लिसरॉल या साइट्रिक अम्ल से अपने वीर्य का तनुकरण या उसको पतला कर सकते हैं। उसके बाद में अपने बात करते हैं कि वीर्य अपने एकत्रित कर लिया, उसके बाद में अपना उसका BBC टेस्ट किया तो उसमें अपने वीर्य की शुद्धता प्योरिटी या उसकी पीएच का है वो परीक्षण कर लिया। उसके बाद में अपने वीर्य का MBR टेस्ट किया, मिथाइल ब्लू रिडक्टेज। उसमें अपने वीर्य की शुक्राणुओं की जो संख्या है या उसमें शुक्राणुओं की गतिशीलता है उसका परीक्षण कर लिया और शुक्राणु की गतिशीलता कम से कम 40% होना आवश्यक है। उसके बाद में अब अपने को क्या करना है, वीर्य का भंडारण करना है। वीर्य का भंडारण करेंगे तो सबसे पहले कमरे के तापमान पर अगर भंडारण करेंगे तो गर्मी में अपने उसको 4 से 6 घंटे तक रख सकते हैं। कमरे के तापमान पर अपने गर्मी में 4 से 6 घंटे तक, और सर्दी में कमरे के तापमान पर 10 से 12 घंटे तक उसका है वो भंडारण कर सकते हैं। गर्मी में कितना, 4 से 6 और सर्दी में 10 से 12 घंटे। उसके बाद में अगर अपने 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रख रहे हैं तो 3 से 4 दिन तक भंडारण कर सकते हैं। लेकिन अगर अपने -198 डिग्री सेल्सियस तरल नाइट्रोजन में उसका भंडारण कर रहे हैं तो उसे 10 से 15 वर्ष या अनंत समय तक भी भंडारण लिया बहुत लंबे समय तक उसको भंडारण कर सकते हैं। ये है वो वीर्य के भंडारण करने की 2 टेम्परेचर है। अगर कमरे के तापमान पे करेंगे तो गर्मी में 4 से 6 घंटे रख सकते हैं और सर्दी में 10 से 12 घंटे। अगर अपने 4 डिग्री सेल्सियस पर कर रहे हैं तो 3 से 4 दिन
अगर -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कर रहे हैं तो इसमें क्या होती है, तरल नाइट्रोजन और जो यंत्र होता है वो होता है क्रायोकेन जार। जो अपने ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर हैं, जो पशुओं की जो डॉक्टर हैं, वो एक ढोलकी सी रखते हैं ना, जो आपने पहले फोटो देखी थी, उसके अंदर तरल नाइट्रोजन होती है और उसका जो टेम्परेचर है वो -196 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये टेम्परेचर है जो क्वेश्चन आने के लायक है, -196 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में अपने वीर्य का संचय करते हैं तो उसके लिए मात्रा अपने चाहिए 0.5 से 2 ml। संचय का क्या मतलब है कि संचय अपने गाय या भैंस में अपने वीर्य कितनी मात्रा चाहिए कि उसको अपने उसका गर्भाधान है वो परिपूर्ण उसका करवा सकें, तो उसके लिए अपने 0.5 ml से 2 ml तक मात्रा चाहिए। और उसके बाद में अपने कृत्रिम गर्भाधान की विधियों की बात करते हैं तो एक विधि है रेक्टो वेजाइनल विधि और एक है वेजाइनल स्पेकुलम विधि। रेक्टो वेजाइनल विधि है, ये है गाय और भैंस में प्रयोग करते हैं। गाय और भैंस में कृत्रिम गर्भाधान करवाने के लिए रेक्टो वेजाइनल विधि का प्रयोग करते हैं और जब अपने कृत्रिम गर्भाधान करवा लिया उसके 60 दिन बाद में अपने रेक्टम पाल्पेशन विधि से उसकी जांच करवा सकते हैं कि अपनी गाय गर्भित हुई है या नहीं हुई। रेक्टम पाल्पेशन विधि से 60 दिन बाद अपने डॉक्टर से जांच भी करवा सकते हैं और गर्भित करवाने की जो विधि है वो है रेक्टोवेजाइनल। दूसरी विधि है जो भेड़ और बकरी छोटे जानवरों में काम में लेते हैं वो है वेजाइनल स्पेकुलम, जो भेड़ और बकरी में प्रयोग करते हैं। उसके बाद में अपने कुछ वन लाइनर फैक्ट है उनकी बात करते हैं। तो जब पशु को गर्भित हो जाता है तो उसका अपने 2 माह बाद पता चल जाता है, 2 माह बाद गर्भाधान के पता चल जाता है कि अपना पशु गर्भित हुआ है या नहीं। अगर पशु गर्भित हो गया तो उसका मध्य चक्कर है वो बंद हो जाता है, वो पशु बाद में मध्यकाल में नहीं आता है। अगर अपने कृत्रिम गर्भाधान करवाया है तो 60 से 90 दिन बाद या 60 दिन बाद रेक्टम पाल्पेशन विधि से गर्भित होने की जांच कर सकते हैं। उसके बाद में शुक्राणु और अंडाणु का जो मिलन है उसे अपने निषेचन कहते हैं। निषेचन किसे कहते हैं, तो शुक्राणु है नर के वीर्य में जो शुक्राणु होते हैं और मादा के अंडाणु हैं, इन दोनों का जब मिलन होता है तो उसे अपने उस प्रक्रिया को अपने निषेचन बोलते हैं। यह गाय का एक जनन अंग है डिंब वाहिनी और उसमें एक जनन अंग है पुटन नलिका, और इन दोनों का जो मिलन है शुक्राणु और अंडाणु का वो गाय के डिंब वाहिनी की पुटन नलिका में होता है और उसे अपने निषेचन कहते हैं। और निषेचन के बाद अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिलकर एक संरचना का निर्माण करते हैं, इसे अपने बोलते हैं जाइगोट या युग्मनज। जाइगोट या युग्मनज का निर्माण होता है। उसके बाद में भ्रूण का निर्माण है वो भ्रूण का बनना शुरू हो जाता है और भ्रूण का जो निर्माण है वो यूट्रस या गर्भाशय में होता है। गर्भाशय को इंग्लिश में अपने यूट्रस बोलते हैं। अपने साथ साथ ये इंग्लिश के वर्ड याद रखने हैं, जैसे गर्भाशय को यूट्रस बोलते हैं, वीर्य को सीमन बोलते हैं। एग्जाम में आपको दोनों शब्द पूछने को मिल सकते हैं कि गर्भाशय आप भ्रूण का जो विकास है वो गर्भाधान में या गर्भाशय में होता है। और गाय में ग्रीवा की जो लंबाई है वो 4 इंच और उसका व्यास है वो 1 इंच होता है। और अभी अपने पीछे पढ़ा है कि अपने जब कृत्रिम गर्भाधान करते हैं तो उसमें वीर्य को ग्रीवा के कौन से भाग में छोड़ा जाता है, मध्य भाग में। कृत्रिम गर्भाधान में वीर्य को कौन से भाग में छोड़ा जाता है, गाय के ग्रीवा के मध्य भाग में।
उसके बाद में अपने बात करते हैं अंडाणु का जो निर्माण है। अंडाणु का निर्माण गाय के अंडाशय में होता है, और शुक्राणु का निर्माण, तो शुक्राणु तो नर के, जो नर पशु है उसके वीर्य में शुक्राणु होते हैं, और अंडाणु का निर्माण है वो अंडाशय में होता है। और परिपक्व अंडाणु बाहर आता है तो इसे अपने अंडोस्त्रग या ओव्यूलेशन बोलते हैं। अगर अपने क्या है कि गाय अपने कृत्रिम गाय है वो गर्भाधान के लिए या गर्भित करवाने के लिए तैयार है, और अपने उस समय अपने गर्भित नहीं करवा सकते, या अपने गाय कमजोर है, अपने अगले महीने या 2 महीने बाद गर्भित करवाएंगे, तो उसमें जो उसका जो गाय का परिपक्व अंडाणु है वो उसके शरीर से बाहर आता है, तो इसे अपने अंडोस्त्रग या ओव्यूलेशन बोलते हैं। उसके बाद में अपने बात करते हैं गाय नर और मादा के जो प्राथमिक प्रजनन अंग और द्वितीय प्रजनन अंग होते हैं उनकी। मादा के जो प्राथमिक प्रजनन अंग है वो है अंडाशय, जिसमें निर्माण होता है अंडाणु का, और एक है डिंब ग्रंथि। और मादा के द्वितीय प्रजनन अंग है वो है अंडवाहिनी और गर्भाशय, जिसमें भ्रूण का विकास होता है। गर्भाशय में भ्रूण का योनि और ग्रीवा का भाग, और इसमें अपने हीरे को छोड़ा जाता है। उसके बाद में अपने बात करते हैं नर पशु का मुख्य प्रजनन अंग है वर्षण। नर पशु का मुख्य प्रजनन अंग है वर्षण, और मुख्य हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। मादा पशु का मुख्य प्रजनन अंग है अंडाशय, और मादा पशु के जो हार्मोन होते हैं वो होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन। टेस्टोस्टेरोन है वो नर पशु का मुख्य हार्मोन होता है, इसको अपने याद रख सकते हैं टेस्टिस से। उसके बाद में अपने बात करते हैं नर पशु का जो प्राथमिक प्रजनन अंग होता है वर्षण, और द्वितीय होता है वो होता है मूत्राशय या सीसन। मादा जनन पथ, जो मादा का जो जनन पथ होता है उसका जो सबसे बाहरी भाग होता है उसे अपने बोलते हैं भग। मादा पशु है उसके जनन जो पथ है उसका जो सबसे बाहरी भाग है उसे बोलते हैं भग। और एक पशु है वो अपने जीवन काल में, मादा पशु है वो जीवन काल में 10 से 12 बच्चों को जन्म देता है। उसके बाद अपने हीट पीरियड की बात करते हैं। हीट पीरियड क्या होता है? हीट पीरियड या गर्मी में आना या पाली में आना या अपने बोलते हैं ताव में आना, 21 दिन बाद क्या है कि वापस आता है। ये हीट पीरियड उस टाइम को बोलते हैं जब मादा गर्भित करवाने के लिए अपने तैयार होती है। उस समय को अपने हीट पीरियड बोलते हैं, जो 21 दिन बाद में आता है। अब अपने बात करते हैं मोनोस्ट्रस, पॉलीस्ट्रस और मोनोस्ट्रस। इसमें मोनोस्ट्रस में वो पशु आते हैं जिनमें क्या है कि वर्ष में एक बार ही मध्य चक्कर आता है। जैसे गाय और भैंस की अपने बात करें तो हर महीने आता है। अगर अपने गर्भित करवा दिया तो उसके बाद में आना तो बंद हो जाएगा, लेकिन अपने गर्भित नहीं करवाया है तो 21 दिन के बाद हर महीने आएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी पशु होते हैं जिनमें वर्ष में एक बार ही मध्य चक्कर आता है, जैसे कुतिया। कुतिया को हम अपने मोनोस्ट्रस में रखते हैं ताकि उनमें क्या है कि वर्ष में एक बार ही मध्य चक्कर आता है। और एक होता है पॉलीस्ट्रस, जिसमें वर्ष में 2 बार या 2 बार से भी अधिक, 2 बार या 2 से भी अधिक बार मध्य चक्कर आता है। जैसे सुअर है, गाय है, इसमें भैंस भी रख सकते हैं। सुअर, गाय, भैंस, इनमें क्या है कि 2 या 2 से अधिक बार आता है, तो इन्हें अपने पॉलीस्ट्रस। और कुछ पशु ऐसे भी होते हैं जिनमें कुछ सीजन विशेष या ऋतु विशेष में ही मध्य चक्कर आता है, तो इसे अपने सीजनल स्ट्रेस बोलते हैं। इन पशुओं में वर्ष के किसी भी निश्चित मौसम में 2 या 2 से ज्यादा बार मध्य चक्कर आता है, जैसे बकरी, भेड़, भैंस और घोड़ी। तो इनमें क्या है कि कोई एक विशेष ऋतु है, गर्मी सर्दी, जो इनके अनुकूल तापमान, अनुकूल वातावरण हो, उस सीजन में उनके ये मध्य चक्कर आता है, तो इसे उसमें अपने भेड़, बकरी, भैंस और घोड़ी को रखते हैं।
अब अपने बात करते हैं प्यूबर्टी या यौनारंभ। प्यूबर्टी या यौनारंभ की बात करते हैं तो नर पशु इसमें मादा पशु के जो है जनन अंग है वो क्रियात्मक रूप से क्या है कि पूर्ण विकसित हो जाए और जनन के लिए तैयार हो जाए। वो मादा गर्भित करवाने के लिए तैयार है या बच्चा उत्पन्न करने के लिए उसका शरीर भार और जनन अंग विकसित हो जाए, तो उस समय को अपने प्यूबर्टी या यौना आरंभ बोलते हैं। ये यौना आरंभ या प्यूबर्टी है वो अलग अलग पशुओं की आयु अलग अलग होती है। जैसे अपनी देसी गायों में अपने बात करते हैं तो 24 से 30 माह भी होती है, और अपने अगर बात करते हैं विदेशी गायों की होलिस्टन फ्रीजियन की जैसे, तो उसकी है वो कम भी होती है, भेड़ की और कम होती है, बकरी की, और इनकी अलग अलग होती है यौना आरंभ आयु। जब मादा पशु के जनन अंग क्रियात्मक रूप से पूर्ण विकसित हो जाए और पशु लैंगिक लक्षण प्रदर्शित करने लगे, अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण होने लगे। जब मादा में तो अंडाणु का निर्माण होने लगे और नर पशु में क्या है कि शुक्राणु का निर्माण होने लगे और उसको क्रियात्मक रूप से पूर्ण विकसित हो, तो उस आयु को अपने बोलते हैं प्यूबर्टी या यौना आरंभ। उसके बाद में अपने बात करते हैं तो कृत्रिम गर्भाधान की सबसे उपयुक्त और सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम जो विधि है वो है गुद्दा योनि विधि। कृत्रिम गर्भाधान की सबसे सर्व उपयुक्त विधि है वो है गुद्दा योनि विधि। और वीर्य का जो अपने संग्रहण करने के लिए जिन विधियों का प्रयोग करते हैं उनकी अब अपने बात करते हैं कि वीर्य का संग्रहण है वो नर से कैसे करते हैं। तो उसके नर पशु के जनन अंगों पर मसाज करके या अपने 10 से 15 वोल्ट के झटके देके कृत्रिम योनि द्वारा एकत्रित कर सकते हैं। वीर्य को अपने एकत्रित करने के लिए नर पशु के जो जनन अंग पर मसाज करके या उसको 10 से 15 वोल्ट के झटके देकर अपने उसको कृत्रिम जो योनि है उसमें अपने एकत्रित कर सकते हैं। और इस कृत्रिम योनि का जो अपने टेम्परेचर पड़ा था वो था 39 डिग्री सेल्सियस। सर्वप्रथम क्या हुआ था कि 1322 में अरब सरदार ने घोड़ी पर कृत्रिम गर्भाधान किया, और वह क्या है कि बिना प्रयोगशाला के प्रयोग किया था। वो ऑथेंटिक या वैसे वैज्ञानिक विधि से द्वारा नहीं है। तो 1322 में अरब सरदार ने किया था, घोड़ी में कृत्रिम गर्भाधान किया, वह बिना प्रयोगशाला के किया गया प्रयोग था। लेकिन अपने प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बात करें लैब के अंदर, तो कृत्रिम गर्भाधान है वो सबसे पहले पेंजली ने किया था, जो अपने सबसे पहले पढ़ा था इटली में कुतिया पर। और विश्व का जो पहला है इन विट्रो फर्टिलाइज IVF, इन विट्रो फर्टिलाइज, जो भैंस का जो बच्चा था उसे अपने बोलते हैं, उसका नाम था प्रथम। विश्व का पहला IVF जो बच्चा था भैंस का, उसका नाम था प्रथम। और अपने प्राकृतिक विधि से गर्भाधान करवा रहे हैं, गाय को गर्भित करवा रहे हैं, और एक अपने कृत्रिम गर्भाधान से गाय को गर्भित करवा रहे हैं। तो दोनों में क्या है कि कृत्रिम गर्भाधान से निषेचन की जो संभावना है वो 65% से अधिक होती है, और अपने यौन संक्रामक रोगों से भी बचा जा सकता है कृत्रिम गर्भाधान से, और इसमें निषेचन की संभावना भी 65% से अधिक होती है प्राकृतिक विधि की तुलना में। उसके बाद में अपने बात करते हैं कि कृत्रिम गर्भाधान के जो जनक हैं, या अपने उसे पशु प्रजनक के जनक भी बोल सकते हैं, तो वो है रॉबर्ट बेकवेल, जिन्हें अपने कृत्रिम गर्भाधान या पशु प्रजनन के जो जनक बोलते हैं वो है रॉबर्ट बेकवेल। उसके बाद में अपने वीर्य का एकत्रीकरण किया है या वीर्य का भंडारण करते हैं, तो अपने उसके लिए कृत्रिम योनि विधि वो अपनाई थी। उसका जो कोण है वो अपने 45 डिग्री कोण पर रखकर वीर्य का एकत्रीकरण किया जाता है। एक नर पशु से कृत्रिम गर्भाधान के लिए 1 सप्ताह में 1 बार और 1 वर्ष में 52 बार वीर्य एकत्रित किया जा सकता है। जैसे कोई अच्छी नस्ल का सांड है और अपने उससे वीर्य को एकत्रित करके और गायों को गर्भित करवाने के लिए वीर्य का एकत्रीकरण करना है या वीर्य का भंडारण करना है, तो उसके लिए अपने
उस नर पशु से 1 सप्ताह में एक बार ही वीर्य को यूज कर सकते हैं। अब उसमें क्या है कि शुक्राणुओं की संख्या मेंटेन रहेगी, अच्छी खासी शुक्राणुओं की संख्या होगी और उनमें गतिशीलता भी होगी। तो अपने कृत्रिम गर्भाधान के लिए 1 सप्ताह में एक बार और 1 वर्ष में एक पशु से 52 बार वीर्य को एकत्रीकरण कर सकते हैं। उसके बाद में नर पशु होते हैं, उनमें वीर्य की मात्रा है वो अलग अलग होती है, वो भी थोड़ा देख लेते हैं। गाय और भैंस में एक बार में वीर्य की जो मात्रा आती है वो होती है 8 ml, भेड़ और बकरी में 1 ml और कुत्ता में 12 ml, घोड़े में 70 ml और सर्वाधिक जो वीर्य की मात्रा होती है वो होती है सुअर में 250 ml। उसके बाद में अपने जो वीर्य का जो भंडारण करने के लिए इस विधि का अपने बात कर रहे थे, कृत्रिम योनि विधि, उसमें क्या है कि उसकी जो लंबाई है वो होनी चाहिए 60 सेंटीमीटर, व्यास होना चाहिए 6.5 इंच और इसका जो कोण है वो होना चाहिए, अपने अभी पढ़ा है 45 डिग्री कोण होना चाहिए 45 डिग्री। और वीर्य का जो भंडारण है वो -196 डिग्री सेल्सियस पर तरल नाइट्रोजन में क्रायोकेंजार में भंडारित करते हैं और -196 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है कि वीर्य बिल्कुल जम जाता है, फ्रीज मतलब एकदम बर्फ की तरह। तो उसमें क्या है कि अब अपने भंडारित तो कर लिया, लेकिन जब अपने किसी गाय को गर्भित करवा रहे हैं तो उस समय उस ट्रा को निकाल के 37 से 40 डिग्री गर्म पानी या गुनगुने पानी में अपने उस ट्रा को रखते हैं और उसमें रखकर उसको वीर्य को पिघलाया जाता है और फिर मादा को गर्भित करवाया जाता है। तो आज अपने इस क्लास में कृत्रिम गर्भाधान से रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो अपने सारी वो कर ली और इससे अपने आगे की क्लास में है जो पशुपालन जो प्रजनन से रिलेटेड जो शब्दावली है, मध्यकाल है, मध्य चक्कर है या यौवनारंभ है या किस पशु की कितनी गर्भावधि होती है, उन सब चीजों की बात करेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।